सेवा जोहार आप सभी को। आप सभी के समक्ष एक बार पुनः फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव आया हूं और कुछ ज्वलंत मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कुछ अच्छे मुद्दे जो रहते हैं इन्हीं पे बात करता हूं और इसलिए आज 2 दिन बाद पुनः आप सभी के समक्ष लाइव आया हूं। तो एक बार पुनः आप सभी को सेवा जोहार नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम सबसे जो हमारे भारत देश की जो सबसे बड़ी जो समस्या है इस पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बेरोज़गारी पर, कि हमारे भारत देश में ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण आज बेरोज़गारी दर लगातार बढ़ते जा रहा है और पैर पसारने का काम कर रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि इस लगभग 2020 और जो 2021 के मध्य में बेरोज़गारी जो दर है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और जो इकोनॉमी है और जो जीडीपी है बहुत नीचे गिर गई है। इसका जो खामियाजा अपन बात करते हैं, जो युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। हम भारत देश के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मध्यम वर्गीय हैं, जिनको वर्तमान में रोज़गार चाहिए, लेकिन इस कोविड-19 के दौर में हमारे भारत देश में जिस तेज़ गति से बेरोज़गारी बढ़ रही है, शायद आने वाले समय में ये ज्योमेट्री कंडीशन में ज्यामितीय तरीके से बहुत तेज़ गति से बढ़ेगी और विकराल रूप लेगी और इसका शिकार होंगे भारत देश का जो मध्यम युवा पीढ़ी, मध्यम परिवार के जो युवा पीढ़ी। आज हम बात करते हैं, अभी वर्तमान समय की मैं बात करूं, मैंने पहले ही लाइव जब शुरू हुआ था या मैं आया था उसी समय आपको बोला था कि आज मैं बात करूंगा बेरोज़गारी पर। आज हमारे भारत देश का जो युवा पढ़ लिख कर अच्छा डिग्रियां हासिल करके आज बेरोज़गार है। शासन प्रशासन बिल्कुल इधर ध्यान नहीं दे रही है। आज युवा अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहा है, लेकिन अपने हक अधिकारों की लड़ाई करते करते वो ना जाने कौन कौन सी बातों के लिए साजिश का शिकार हो रहा है। आज युवा अपने हक अधिकारों की रोजगार की बात कर रहे हैं तो उस पर लाठियां बरसाई जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो युवा करे तो करे क्या? हम किसी जाति धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम केवल युवा की आवाज़ को उठा रहे हैं। आज भारत देश में हो क्या रहा है? लगभग 2020 और 2020 से चालू हो गया है इतनी तानाशाही, गुंडागर्दी। इसके माध्यम से हमारे भारत देश का जो युवा है, इनके माध्यम से हमारे भारत देश की जो युवा की जो आवाज़ है इसको दबाया जा रहा है। मैं चाहे भारत सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार, इनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस युवा की वोट लेकर आप वहाँ पर सत्ता में बैठे हैं, आज उसी युवा को आप नहीं पहचान रहे। युवा जब अपने अधिकारों के लिए, अपने
मुद्दे के लिए जब लड़ता है तो शासन प्रशासन के द्वारा पुलिस को आगे कर दिया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है, बर्फ के गोले बरसाए जा रहे हैं, ऐसे ठंडा पानी और ऐसे कई प्रकार से उन पर तानाशाही बरती जा रही और उनको अपने लक्ष्य से भटकाने का काम कर रही है। हम बात कर रहे हैं, देखो हम शासन प्रशासन का सम्मान करते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार का सम्मान करते हैं, लेकिन जब बात युवा पीढ़ी पर आती है तो किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। आज हमारे भारत देश के जो नेता लोग हैं, जो जनप्रतिनिधिगण हैं, जो सांसद बने होंगे, चाहे विधायक बने होंगे या और भी कुछ बने होंगे, ये लोग जब चुनाव प्रचार में आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, हम जनता की सेवा के लिए राजनीति में जा रहे हैं, तो वो सेवा केवल चुनाव प्रचार के समय ही क्यों दिखता है। वो जो जन सेवा की बात करते हैं चुनाव के समय, आपका बेटा नहीं, मैं आपका बेटा हूं, आप नहीं खड़े हो रहे मतलब हम सब खड़े हो रहे हैं, मैं खड़ा हूं मतलब आप खड़े हुए चुनाव में, ऐसे ज्वलंत मुद्दों की बात वो चुनावी रैलियों में करता है। लेकिन चुनाव होने के बाद उनको कौन सा सांप सूंघ लेता है कि वो विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर युवाओं की आवाज नहीं उठाता है, क्यों मुख्य दर्शक बन के बैठा रहता है। क्या इसीलिए वो युवाओं की वोट को लेकर वहां पर पहुंचा है। आज प्रत्येक युवा को इस बात को समझना चाहिए कि सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी ये सरकार, कभी वो सरकार, कभी इस पार्टी की, कभी उस पार्टी की। अब मैं कोई राजनीतिक पार्टी का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मैं फ्री फोकट में उनका प्रचार नहीं करना चाहता। तो सरकारें आती जाती रहती, लेकिन फिर भी हम बात करते, देखिए केंद्र सरकार बोलती है, भारत सरकार बोलती है कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि लगभग कोरोना काल में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हुए, रोजगार उनका चला गया, उनका निवाला छीन लिया गया, उनसे रोटी छीन लिया गया, उनसे रोजगार छीन लिया गया, उनके घरों को उजाड़ा गया। 2 करोड़ तो दूर की बात है, जो थी वो भी ले लिया सरकार ने। तो आज देखिए हमारे भारत देश में मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं क्योंकि मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं तो मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। आज देखिए जब जब शिक्षा की बात हुई, जब जब युवा की हक अधिकार की बात हुई, तो सरकार ने हमेशा लॉलीपॉप और उनको गुमराह करने का कार्य किया है। विगत सरकार ने अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने के लिए उनके वोट लेके सरकार बनाई थी। उस समय जब हमारे मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी वो वहां पर जाते थे, और उन्होंने भी यही बोला था कि मैं जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं आप लोगों को परमानेंट करूंगा, स्थायी करूंगा। लेकिन दोनों सरकारें मुखर गई। कुल मिला के पिसा कौन? युवा। पिसा कौन? आज की युवा पीढ़ी जो पढ़ा लिखा है, ये पिसते ही जा रहा है। तो आज देखिए ना, चुनाव बनते तक, चुनाव के बाद हम लोगों को रोजगार देंगे। आज लगभग 12 लाख से ऊपर लोगों की, जो पुलिस आरक्षक, कांस्टेबल, इनका एग्जाम होना है। सरकार ने फिर कोरोना का बहाना देके डेट को आगे बढ़ा दिया। अभी 6 मार्च से पेपर होने वाले थे, लेकिन 6 अप्रैल के बाद होंगे। अब ये बताइए, 12 लाख कोई छोटी मोटी संख्या तो है ही नहीं कि 2 दिन में करा लोगे। हमारे पास उतना सिस्टम नहीं है, उतने संसाधन नहीं है। अब सरकार को ये चीज़ें समझना चाहिए था, पर तारीख पे तारीख और युवा देखते जा रहा है। आज नहीं कल भर्ती होगी। अब चलो ये कांस्टेबल की बात हुई है, अब मैं बात कर रहा हूं अभी कुछ दिन पहले हाल ही में जो कृषि के क्षेत्र में जो होने वाला जो एसडीओ का जो होता है ना, उस पोस्ट के लिए एक परीक्षा हुई थी, जो पूरे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ,
सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, सरकार उसको अवॉइड कर रही है। सब कुछ जानते हुए भी हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अवॉइड कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि आज उनके सरकारी बंगलों पे डेकोरेशन हो रहा है, पैसे की कमी हो रही है। आज का पेपर आया था, फिर कर्जा लिए लोगों ने। तो ये कर्जा जो है जनता के लिए नहीं ले रहे ये लोग, ये खुद के लिए ले रहे हैं, इनके रिश्तेदारों के लिए ले रहे हैं। अब ये बताइए कि बात वही है, हमने बात किया कि रोजगार की, तो धीरे 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 बेरोजगारी नाम की जो बीमारी है ना, इसको बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। अभी कल या परसों से आपने देखा होगा, चलो हम मानते हैं कि केस बढ़ रहे हैं, तो केस तो पहले से ही बढ़ रहे हैं, कोरोना के केस तो पहले से ही बढ़ रहे हैं। अभी कल या परसों से महाराष्ट्र का नाम लेके बोल रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के नेतागण कि महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश में कौन से कम हुए हैं, वो तो दबाया जा रहा है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का नाम बदनाम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश को अपने को सुपीरियर बनना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में केस कम हुए। अरे केस तो तब कम हुए थे जब चुनाव हो रहे थे, अब फिर से केस बढ़ने लग गए ना, क्योंकि जो युवा है ये किसकी डिमांड कर रहा है? रोजगार की। कई लोगों ने एग्जाम के फॉर्म भरे हैं लेकिन इनके एग्जाम नहीं हुए। आज अपन बात करते हैं 1-2 साल पहले की बात है, संविदा वर्ग 3 इनका एग्जाम आज तक नहीं हुआ। ये बेचारे गुरुजी बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए सपना देख रहे हैं, लेकिन इनका एग्जाम हो तो तब तो बनेंगे। और रही बात जो पहले से एग्जाम दिए वर्ग 1 वर्ग 2 वाले, इन लोग तो मेरिटधारी लोग हैं, इनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हो। देखिए जो समाचार जो पत्र होते हैं, मैं भी प्रामाणिकता के आधार पर ही बात करूंगा कि कल के पेपर में आया है, देखिए कल या आज की बात है 24 तारीख की, तो बेरोजगारी की कतार में मध्य प्रदेश में 35 लाख है। ये दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज है। 90,000 पद खाली हैं, ना भर्ती ना परीक्षा। कितने? 35 लाख। 90,000 पद खाली है, ना ही कोई भर्ती हो रही ना ही परीक्षा हो रही है। ठीक, लॉकडाउन के चलते अप्रैल में, मतलब अपन बात करते हैं अभी वर्तमान की बात है, लॉकडाउन में इतने सारे लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। कोरोना के इलाज में आज का है, कोरोना के इलाज में 724 करोड़ रुपए खर्च हुए मध्य प्रदेश में। 173 करोड़ प्राइवेट अस्पताल को दिए और 30 करोड़ का काढ़ा बांटा बता रहे हैं। पता नहीं कहाँ बांटा, कोरोना में तो मैं भी काम कर रहा था। अब इसमें अब मैं डाटा भी बता रहा हूँ कहाँ कहाँ खर्च हुए इतने जो 724 करोड़। एक अरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर, चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास, उसके बाद आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन, एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल, पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल, सिद्धि विनायक मंदसौर मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे इन्होंने इतना पैसा खर्च किया, एक भी सरकारी हॉस्पिटल का नाम नहीं है। तो ये साजिश नहीं है तो क्या है? कोरोना वॉरियर्स की बात कर रहे थे कि कोरोना वॉरियर्स को हर महीने सम्मान राशि के रूप में 10-10 हज़ार देने की बात हुई थी। मैंने भी तो काम किया, इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। मतलब लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप। कितना लॉलीपॉप दे के लोगों को गुमराह करोगे? कोई बोल रहा है तो उसको देशद्रोही बोल रहा है, राष्ट्रद्रोही बोल रहा है, नक्सलाइटिस बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं। क्या लोगों को अपने हक अधिकारों के बारे में जानने का अधिकार भी नहीं है? क्या युवा आखिर क्या चाहता है? युवा का मतलब होता है किसी जाति धर्म का नहीं होता। हमारे भारत देश के राष्ट्र निर्माता है वो, उनको केवल रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए,
उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, यही तो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन आज उनको इस प्रकार डाइवर्ट किया जा रहा है कि वो पूरा गोल गोल घूमने लग गया है। अब ये बताइए कि हम मानते हैं कि अभी वर्तमान की बात है, आज की बात है, छिंदवाड़ा में भी एक आदेश निकल गया, बैतूल में भी आदेश निकल गया कि मतलब शादी समारोह में मात्र वर वधु दोनों तरफ से 50-50 शामिल होंगे। ये कहाँ का नोटिस है? बैतूल का। सामाजिक कार्यक्रमों में टोटली मतलब सामाजिक कार्यक्रम जितने उनको स्थगित किया जा रहा है। जितने जो मेले होते हैं, जो धार्मिक मेले, इनको भी स्थगित किया जा रहा है। अब ये बताइए, चलो आप इनको स्थगित कर रहे हैं, आप अभी पश्चिम बंगाल में जाके देखिए, जहां जहां चुनाव होना है वहां के कोरोना केस बिल्कुल कम हो गए, रिकवरी रेट बिल्कुल 100% हो रहा है। 97 से 100% के बीच में रिकवरी रेट चल रहा है। कैसे पता चलेगा लोगों को? अरे भाई, तुम टेस्ट ही नहीं करोगे तो केस कहां से निकलेगा? रिकवरी रेट किसको बोलते हैं? जो मित्रगण मुझे देख रहे हैं वो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां मैं देने वाला हूं। क्योंकि अच्छी जानकारियां लोगों को गूगल में सर्च करने पर भी नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल वहाँ पे भी सब अच्छी जानकारियाँ डिलीट किया जा रहा है। मतलब किसी के विरोध में अगर कोई कुछ है तो उसको भी डिलीट किया जा रहा है, ऑटोमेटिकली सब कुछ डिलीट हो रहा है। तो आप शेयर करोगे तो बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत जब भी बोलता हूँ ज्वलंत मुद्दों पे बात करता हूँ, केवल और केवल ज्वलंत मुद्दे। तो देखिए, आज का जो बता रहा था मैं, केस बढ़ रहे हैं, हम तो सावधानी बरत रहे हैं। लोगों को भी बोलते हैं भैया, आपको अच्छा है कि आपसे कोई फाइन ले या चालान आपका काटे तो आपकी सुरक्षा के लिए आप मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, बिल्कुल करें, और इनको करते हुए अपने काम को सुचारू रूप से करें। कहीं मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेज फिर से धीरे धीरे, शिक्षण संस्थान धीरे धीरे उभर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये लोग फिर से पढ़ लिख के कहीं फिर से रोजगार की मांग ना करे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको कोरोना का बहाना देके फिर से चुप किया जा रहा है। जब भारत देश में एक संविधान लागू होता है, हम एकता की बात करते हैं, तो यहां के पूरे जितने जो नियम होते हैं एक होना चाहिए। पर विडंबना है कि एक कुछ होता नहीं है। इसीलिए जो युवा लोग हैं, आप लोग यदि अभी भी नहीं जागे तो सरकार तो क्या है कि सरकारी संपत्तियां जो भी है, जो धरोहर है, इनको बेचने का काम कर रही है। अब सरकारी संपत्तियां बेच देगी तो कहां से नौकरी निकालेगी? यह भी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। भाई, बेरोजगारी बढ़ रहा है तो कुछ तो कारण होगा ना। क्या मजबूरी है भारत देश की सरकारों की कि लगातार पूरा बेचने का काम कर रहे हैं? रेलवे बेच दिया, बैंक सेक्टर को बेच दिया, प्राइवेट कर दिया। मतलब चाहे मंडी की बात हो, चाहे बैंक हो, हर क्षेत्र को प्राइवेट कर रही है। सरकार को हो सकता फायदा होगा, लेकिन क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर ले लेगा तो फिर वो अपने हिसाब से ही लोगों को रोजगार देगा ना। ये भर्ती प्रक्रिया थोड़ी ना होगी। अब भाई, कोई अगर अपने भारत देश की अगर सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, यूपीएससी, इसको अगर किसी ठेकेदार ने ले लिया तो यूपीएससी एग्जाम थोड़ी ना होगा। वो तो डायरेक्ट ही जुगाड़ तंत्र के द्वारा डायरेक्ट लोगों को पोस्ट प्रदान कर कि हमारे भारत देश में कई अपराध होंगे, किडनैप, ऐसे कई आपराधिक घटनाएं होगी, लोगों के मर्डर होंगे। यही तो है। लोग जब बेरोजगार होंगे तो उनके पास काम क्या रहेगा? तो सरकारें तो ऐसा है, देखो,
कि कहीं पे सरकार बन रहे तो कहीं पे कुछ खरीद रहे वो लोग, विधायक सांसदों को खरीद के अपनी सरकार बना रहे, लेकिन उतना पैसा अगर सरकार युवा लोगों के रोजगार में लगाती या उनको युवा लोगों के रोजगार के लिए उपलब्ध कराती तो शायद हमारे भारत देश के बहुत सारे जो युवा है जो बेजान हो चुके हैं, जो बहुत ही मानसिक रूप से त्रस्त हो चुके हैं, कई प्रकार की बीमारियां आ गई, मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, ये किसके कारण हो रहा है? ये बेरोजगारी के कारण हो रहा है। इनके माता पिता परेशान हैं कि तुम इतने दिन से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तुमको नौकरी नहीं मिल रही है, दूसरे बच्चे लोगों को नौकरी मिल गई, तुमको क्यों नहीं मिल रही? अब उन माता पिताओं को कौन समझाएगा? किधर बेचने वाली पद्धति चालू है, भर्ती वाली प्रक्रिया बंद है, जो बच्चा है पहले उसको बेच देंगे, बाद में भर्ती करेंगे। अब उन माता पिताओं को मेरे जैसे लोगों को जाना पड़ेगा समझाने के लिए। अब करे तो करे क्या? सामने वाले नहीं समझ रहे, युवा पढ़ पढ़ के, अभी जैसे अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश में कई दिनों से आर्मी की भर्ती नहीं हुई है। आर्मी वालों के लिए एज आपको मालूम होना चाहिए 17 से 23 होता है, 23 से 24 मान लो। तो अगर मान लो 24 साल के बाद अगर इनकी भर्ती निकलेगी तो क्या यो मतलब उम्र में ये लोग कुछ देंगे, कुछ छूट देंगे? तो सरकार ये भी तो लिखित में नहीं दे सकती ना। कुल मिला के एग्जाम को डिले कराने का इनका मकसद यही है कि बेरोजगारी को बढ़ावा देना, रोजगार को कम करना और बेरोजगार को बढ़ाना, ताकि हमारे भारत देश का युवा ऐसे ही भटकते जाए। देखिए आज क्या होता है, अब मैं बहुत अच्छे शब्दों से बताना चाहूंगा कि आज जो युवा है, युवा एकदम से कमजोर है। उसको कैसे बेघर किया जा रहा है, उसको और कैसे कमजोर किया जा रहा है। मैं पारिस्थितिक जो इकोलॉजी होता है उसके बेस पे बता रहा हूं। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, भारत देश में जैव विविधता का नुकसान कैसा हो रहा है, कौन कौन सी प्रोसेस होते हैं? तो देखो, जैव विविधता के नुकसान के पीछे क्या है। आज कोई मध्यम वर्गीय कोई युवा है या मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं या गरीब समाज जो होता है उसको कैसे तोड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है, उसका जो घर है, हैबिटेट लॉस जिसको बोलना चाहिए, उसका निवास को तोड़ा जा रहा है, घर को तोड़ा जा रहा है, तो वैसे बेघर हो रहा है। अब क्या होता है, दूसरा जो पॉइंट मैं बोलूंगा कि उनका किसी काम में बहुत ज्यादा उपयोग करना। जो कमजोर लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा, जैसे अपने भारत देश में हमने देखा है कि जो गरीब वर्ग के तबके के लोग हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के वहां पर काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, तो वो लोग पूरी तरह से उनको पूरी मजदूरी, उनको पैसा नहीं देते। काम कराने के बाद भी उनको खाना नहीं देते। खाना का मतलब पैसा नहीं देते। तो वो तो ऐसा ही है ना, पूरा उन्होंने शारीरिक श्रम ऊर्जा वहां पे दिए, उसके बाद उन्होंने हक अधिकारों की बात किया, तो उससे भी उनको वंचित होना पड़ रहा है। तो पहले घरों को तोड़ दिया ताकि वो लोग मजदूरी करें, और मजदूरी कराने के बाद पैसा भी ना मिले, तो पैसा नहीं मिलेगा तो और कमजोर हो जाएगा। घर तो पहले से ही गया, काम करने के बाद कमजोर होगा तो खाना चाहिए कि नहीं? तो उसको और अधिक कमजोर करने के लिए तानाशाही के माध्यम से उनको खाना नहीं दिया, कमजोर हो गया। अब उनको कमजोर करने के लिए क्या हो रहा है, एलियन स्पीसीज जिसको बोलते हैं, बाहरी जातियों का प्रवेश। कुछ षड्यंत्रकारी जो लोग होते हैं, ये लोग बाहरी जातियों अपना दिमाग ज़्यादा चला के जो मध्यम वर्गीय लोगों को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। ये बाहरी जातियों ने भी हमारे भारत देश को तबाह करने का काम किया है। आज बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये कहाँ की है? विदेश की है, विदेश की। तो यहाँ के लोगों को पहले मजदूरी मिलता था, जैसे अपन मनरेगा की बात कर रहे हैं, तो आज सरपंच भी एक ठेकेदार के साथ टाई अप रहता है। आज मशीनों के माध्यम से कार्य हो रहा है, तो गांव के लोगों को कहाँ से मजदूरी मिलेगा? तो यही तो चल रहा है इस देश में।
मल्टीनेशनल कंपनी आने से क्या होगा कि उनके पास टेक्नोलॉजी वैसे पहले से डेवलप है विदेश में। अपने भारत देश में टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं हो सकती, क्योंकि कभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत बढ़ा ही नहीं, तो डेवलप होने का रोल नहीं। तो जब बाहर की जब कंपनी आएगी तो बड़ी बड़ी मशीनें लेके आएगी, टेक्नोलॉजी टेक्निकली चीज़ें लाएगी, तो पूरी चीज़ें मशीनें से काम करेगी, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं इनको मजदूरी भी नहीं मिलेगा। आज कोई व्यक्ति मरता है ना, तो वहाँ पर जो गड्ढा खोदने के लिए, मालूम है, गड्ढा मतलब अभी की कंडीशन में ऐसा है कि वर्तमान में युवा को मजदूरी भी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मरेगा तो गड्ढा खोदने के लिए मशीन आती है, आजकल इंसानों की आवश्यकता नहीं है, तो ये टेक्नोलॉजी का प्रभाव है। तो ऐसे भी बेरोजगार होगा। अब दूसरी बात क्या होगा? सह विलुप्तता। अपने साथी लोगों को तोड़ देना, मार देना, तो कमजोर वाला वैसे ही मर जाएगा। इसी के कारण तो बेरोजगारी हो रहा है। पहले क्या बताया था मैंने कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि जैव विविधता का नुकसान कैसे होता है। जैव विविधता को ऐसे ही समझना आप लोग। सबसे पहले आवासों का नष्ट होना खंडन के द्वारा, उसके बाद उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके उनको खाना भी नहीं देना, मतलब मजदूरी भी नहीं देना, पैसे भी नहीं देना। तीसरा क्या है? बाहरी जातियों का प्रवेश। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई मिल गया, कोई मूवी देखा होगा ना, वो एलियन जो बाहर से आया था, जादू, वो बहुत पावरफुल था। तो बाहरी जातियों ने, बाहरी कंपनियों ने अपने देश को खोखला करने का काम किया। लोगों ने टेक्नोलॉजी भारत में लाया, मशीनी युग से काम कर करके पूरा पैसा विदेश में ले गए। अब ये बताओ कि यहाँ के जो मजदूर बेचारे, इनको कहाँ से रोजगार मिलेगा? फिर वही बात है, सह विलुप्तता। मतलब अगर मान लो घर का कोई मुखिया है जो पैसा कमाता है, तो लोगों को मालूम है कि इस घर को कैसे तोड़ा जाए, तो उस घर के मुखिया को ही निपटा दो, तो उस पर जितने लोग आश्रित हैं उस मुखिया पर, वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे। तो हमारे भारत देश में अभी वर्तमान में यही चल रहा है। बेरोजगारी नाम की जो बीमारी है, इस पर ना ही प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, ना हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। कोई भी बात नहीं कर रहे। पता नहीं उनको भी डर लग रहा है। कोरोना पे तो ज्ञान हर कोई दे रहा है, लेकिन बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करना चाह रहा है। मुझे लगता है कि ये कोरोना से बड़ी वाली बीमारी है। और मैं लगता नहीं, मैं तो मानता हूँ इस चीज को, 100% मानता हूँ कि बेरोजगारी से बड़ी पेंडेमिक डिसीज कोई दूसरी नहीं है। इसके सामने कोरोना कोई लाइन नहीं लगता, 1 इंच भर भी नहीं लगता। तो देखिए, हमें प्रयास करना पड़ेगा। सब युवाओं को अपने रोजगार के लिए सरकार के समक्ष बात करना पड़ेगा। अभी हमारे बैतूल जिले में हमारे छोटे भाई पवन हाके जी, उन्होंने आर्मी वालों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, करते रहते हैं। सोशल मीडिया में जब इन भी आए थे। अब इतने दिन से वो तैयारी करवा रहे हैं आर्मी वालों को, लेकिन भर्ती नहीं निकल रही है। सरकार चाहती ही नहीं कि यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं रोजी रोटी के लिए कुछ पैसा कमाएं। अब ये कल में क्या होता है कि जिस प्रकार, अभी मैं बात जो बोलने वाला हूँ लास्ट में रखूँ, क्योंकि मेरी बात में हर जगह सस्पेंस होता है, इसलिए आप जरूर सुने। तो देखिए, बेरोजगारी को मेंटेन करने के लिए ये लोग उसको सप्रेस करने की बात ही नहीं करेंगे, उसको कम करने की बात ही नहीं करेंगे। अब बेरोजगारी को मेंटेन करेंगे तो क्या है कि युवा जो है कमजोर रहेगा, और कमजोर को कोई भी दबा देता है, कोई भी मार देता है। युवा भारत देश की रीढ़ है, आधार स्तंभ है, राष्ट्र निर्माता है। लेकिन अगर इनको कमजोर कर दिया जाएगा तो इनको कैसे कमजोर करेंगे? बेरोजगारी नाम की बीमारी को भेज के, बढ़ा के, तब जाके हमारा जो युवा है पूरी तरह से बिखर जाएगा, अपने लक्ष्य से बिखर जाएगा। आज बहुत सारे अच्छे अच्छे नेता लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, लेकिन कभी किसी ने बात नहीं किया। आज जो लोग नौकरी में लग गए हैं, वो लोग अपने घर परिवार से फुर्सत नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनका वही घर है, सब कुछ वही है।
बाकी रही बात जनप्रतिनिधियों का, वो लोग उतने पढ़े लिखे होते नहीं है, उनको कुछ समझता नहीं सही क्या है गलत क्या है। आधे से ज़्यादा लोग तो विधानसभा और संसद में तमाशा देखने जाते हैं, साफ सुथरी बात है। और भारतीय समाज में पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि हमेशा गढ़ता है लोगों को, जो मुद्दों की बात करता है हमेशा उसकी बुराई होती है। पढ़े लिखे वाले जितने जो युवा हैं यदि राजनीति में जाना चाहेंगे तो लोग हैं ना, समाज के लोग फिर उनको गालियां देते हैं कि तुमको नहीं बनना चाहिए। तो यही तो समस्या है भाई। वहां किसको रहना चाहिए? पूरा देश, ये पूरा सिस्टम कहां से चल रहा है? संसद से चल रहा है, विधानसभा से चल रहा है। आज अगर कोई फर्स्ट रैंक अधिकारी भी IAS IPS, तो ये किसके निर्देश पे काम कर रहे हैं? ये विधायक और सांसद के निर्देश पे काम कर रहे हैं। उधर से जो ऑर्डर होगा वही चीज़ को ये उसको बनाएंगे, इसको मेंटेन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। देश किनको चलाना चाहिए? IAS अधिकारी को चलाना चाहिए। पर वही तो बात है कि एक IAS अधिकारी को बनने के लिए एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, UPSC, देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम। लेकिन विडम्बना इस बात की है कि जो देश को चलाने के लिए, ये सबसे बड़ा जो लोकतंत्र हम बात करते हैं, इस देश को चलाने के लिए योग्यता होनी चाहिए। लेकिन विडम्बना इस बात की है कि हमारे भारत देश को चलाने के लिए अनपढ़ लोग वो हावी है, मतलब प्रभावी है, मतलब डोमिनेंट है। जब तक इस क्षेत्र में एजुकेशन डेवलप नहीं होगा, हर क्षेत्र में एजुकेशन, हर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, हर क्षेत्र के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, तब तक हमारा देश ऐसे ही होगा। आज अगर अधिकारी अच्छा पढ़ा लिखा भी, अच्छी सोच भी रखता है, लेकिन तुच्छ मानसिकता के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके कारण वो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। गलत तो हो रहा है, उनको भी पता है, सबको पता है, पुलिस वाले को पता है, IAS अधिकारी को पता है, आर्मी वाले को पता है, डॉक्टर को पता है, इंजीनियर को पता है। लेकिन वही तो है मजबूरी, ये लोग मजबूरी में आवाज़ नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि इनकी रोजी रोटी वहीं से चलती है। वो किसी महान व्यक्ति ने बोला है ना, अंजाम की खबर तो इनको भी है, लेकिन वो तो कुछ मजबूरी है, वो तो सौदा रोटी का है, निवाला का है। अगर हम उनकी बुराई करेंगे तो वो लोग तुरंत हमको सस्पेंड करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। यही तो चल रहा है इस देश में। तो आधा समय तो जो सरकारें बनती है, रोजगार पे बात करना चाहिए ना, तो आधा समय किस पे लेती है? अधिकारियों को घुमाने का काम करती है, ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र। कहीं पंचायत चुनाव आ गया, कहीं फलाना चुनाव आ गया, तो पूरे 5 वर्ष चुनाव होंगे, तो कहाँ से लोगों को रोजगार मिलेगा? इस देश में मैं तो बोल रहा हूँ कि एक समान संविधान सभी पूरे देश में लागू है, तो पूरे भारत देश में एक समान चुनाव होना चाहिए ना। एक ही समय में, एक देश एक चुनाव, और एक ही समय में होना चाहिए। तो इसमें पूरा पैसा बचेगा लोगों का, और ये जो पैसा है हमारे भारत देश के जो लोग हैं, युवा पीढ़ी, इनके लिए रोजगार देने के लिए होगा। लेकिन देखिए, सत्ता में जो बैठे वाले लोग हैं, ये घूम रहे 4 व्हीलर से, घूम रहे हवाई जहाज से, तो ये कहाँ से देखेंगे भाई? ये ऊपर से घूम रहे ना, फिर तो नेता बनने के बाद ये गरीब को पूछते तक नहीं है। अभी भारत देश में देखो, मैं हर मुद्दे पे बात करूंगा। इस मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हर कार्यक्रम में, जहां पे भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है, हमारे बेटियों की पूजा होती, बहुत अच्छी बात है, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन बेटियों पे इतने अत्याचार हो रहे, दिन ब दिन रेप केस बढ़ रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं, और राजनीतिक पार्टी के ही जनप्रतिनिधि लोग कर रहे हैं। इस पर सरकार बात नहीं कर रही है, और बात कर रही बेटी बचाओ की। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अरे क्या करोगे? अरे उनको सक्षम बनाओ, उनको स्किल्ड डेवलपमेंट सिखाओ, उनके लिए कुछ कानून पारित करे। हमारे देश में अगर कोई नेता या कोई भी व्यक्ति अगर
बेटियों के साथ रेप करता है तो उनकी सज़ा फांसी होना चाहिए, पर इन पे बात नहीं करेंगे वो। यही तो समस्या है। मतलब इमोशनल अत्याचार से काम थोड़ी ना होने वाला है भाई, काम करना पड़ेगा पब्लिक के लिए। रोजगार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार। अभी पिछले साल देखो, मैं तो पुलिस की बात किया था, आर्मी की बात किया था, और लोगों अभी फर्जीवाड़ा हुआ, व्यापम जैसा फर्जीवाड़ा, पर बात वही तो पार्टी के ही लोगों ने किया है, तो काहे के लिए बोलेंगे? क्योंकि पहले हिस्सेदारी तो इनकी भी थी। व्यापम घोटाला में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ था, नो डाउट। अभी कृषि का क्षेत्र वाला फर्जीवाड़ा हुआ, तो पार्टी के ही लोग करेंगे, तो काहे के लिए बुराई करेंगे? तो यही तो समस्या है। तो देखिए, सरकार, जितने जो मुझसे बहुत सारे जनप्रतिनिधिगण मुझसे जुड़े हैं, इधर बाहर जितना चिल्ला चौट करते हैं ना, दम है तो एक बार मतलब बेरोजगारी को हटाने के लिए और रोजगार को बढ़ाने के लिए एक बार संसद में चिल्ला के बताओ, एक बार विधानसभा में चिल्ला के बताओ, तब तो मानूंगा मैं तुम लोग नेता हो। नहीं तो आप लोगों की औकात चपरासी भी बेकार है, चपरासी से भी बेकार है। कुर्ता पैजामा पहनने से कोई नेता नहीं बनता। नेता वो बनता है जो संसद में दहाड़ता है, लोगों के लिए, रोजगार के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए दहाड़ता है, उसको बोलते हैं नेता। वहां अटेंडेंस देने नहीं जाना है अपने को। अगर अटेंडेंस नहीं भी दोगे तो आपकी सैलरी पक्की है और पेंशन भी पक्की है, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। पर आप संसद में जाके एक बार हमारे भारत देश की जो युवा है, इनके लिए एक आवाज़ उठाएं। अपने क्षेत्र के प्रत्येक जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार उपलब्ध कराएं। आज हमें सहयोग करने की आवश्यकता है। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जितने लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, आज देखिए रोजगार के लिए भोपाल में संघर्ष हो रहा है, दिल्ली में संघर्ष हो, हर जगह सोशल मीडिया में तो ट्वीट को हटाया जा रहा है। देखो, संघर्ष कर रहे हैं लोग, मतलब विरोध कर रहे हैं, तो वही ट्वीट को हटाया जा रहा है, ट्विटर से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, सब जगह से, इंस्टाग्राम, सब जगह से, जितने जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनसे ही हटाया जा रहा है। मतलब ऐसा है कि विरोध उनको सहन नहीं होता। सरकारों को वही पसंद है जो उनकी तारीफ करे, उनके हिसाब से चले, मतलब अंधभक्त बन के रहें, ऐसे लोग उनको चाहिए। हमारे युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगा, आज भी समय है, आप अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई करें, ईमानदारी से लड़ाई करें। दूसरे राजनीतिक पार्टियों का झंडा लेके घूमने से अच्छा है अपना प्रतिनिधित्व करें। और आप अगर रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे कुछ रैलियां निकाल रहे हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है, कोई राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को वहां पर घुसने ना दे, क्योंकि वो पूरा का पूरा श्रेय लेगा। आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और वो श्रेय लेके चले जाएगा। तो राजनीति के लोगों को वहां पे घुसने नहीं देना, चाहे कोई भी राजनीति पार्टी का हो, इनको नहीं घुसने देना। आज यही चल रहा है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यहाँ आता, मटेरियल मिलता, आती पब्लिक मिलती है, बैठे वहां जाके ज्ञान देने का काम करते हैं। तो इसलिए हमारे भारत देश की जो युवा पीढ़ी है, मैं चाहता हूं कि आप लोग सही मुद्दों के लिए लड़ाई करें। अभी समय है, आपके जो युवा है, ये गर्म खून है, इसको सही जगह पे लगाओ। आने वाला समय आपके अनुकूल ही होगा, प्रतिकूल नहीं होगा। अभी प्रतिकूल है, लेकिन आने वाला समय अनुकूल होगा। अब देखिए, मैं कुछ बातें बोल के अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। आज हमारे भारत देश में प्राइवेटाइजेशन क्यों बढ़ रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा मैंने लिखा हूँ, कुछ बोलना चाहूँगा। बहुत ही शायरी नहीं है, बट देखिए, हमारे भारत देश में आज बेरोजगारी दर ज़्यादा क्यों हो रहा है? बेरोजगारी और दूसरा कोरोना के केस, ये 2020 और 2021 में सबसे ज़्यादा इन्हीं का बोलबाला रहा है, और वो पता नहीं कब तक रहता है। अब कोरोना फिर से रिटर्न आ गया, कहीं घूमने चला गया था होगा, पता नहीं कहाँ गया था, पूछना पड़ेगा उससे।
देखिए हमारे भारत देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है, मैं बता रहा हूँ, जरा विचार करें। मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन ही एकमात्र कारण है जिसके कारण आज हमारे भारत देश में बेरोजगारी दर इतनी ज़्यादा हुई है। प्राइवेटाइजेशन के कारण ही बेरोजगारी दर बढ़ रही है, जो लगातार मोदी जी बेचने का काम कर रहे हैं ना, उसी के कारण है ये। तो देखिए जरा विचार करें, यदि प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण अच्छा होता तो गवर्नमेंट बैंकों से ज़्यादा भीड़ प्राइवेट बैंकों में होती। अगर प्राइवेटाइजेशन अच्छा होता तो गवर्नमेंट बैंकों से ज़्यादा भीड़ कहाँ होती, प्राइवेट बैंकों में। लेकिन अब देख रहे होंगे कि सरकारी बैंकों में ज़्यादा भीड़ होती है। यदि प्राइवेटाइजेशन अच्छा होता तो रोडवेज बस से ज़्यादा लोग प्राइवेट बस में चलना पसंद करते। यदि प्राइवेटाइजेशन अच्छा होता तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा भीड़ प्राइवेट हॉस्पिटल में होती। यदि प्राइवेटाइजेशन अच्छा होता तो लाखों स्टूडेंट नीट, IIT, JEE की तैयारी ना करते हुए और सीधे प्राइवेट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते। यदि प्राइवेटाइजेशन अच्छा होता तो लोग सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट नौकरी करते तथा एक चपरासी की नौकरी के लिए उच्च शिक्षित लोग आवेदन नहीं करते। यदि प्राइवेटाइजेशन अच्छा होता तो जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालयों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से अच्छा नहीं होता। सरकारी नौकरी होती तो कोरोना की वजह से हुई लॉकडाउन में करोड़ों मजदूरों को अपने कार्यस्थल को छोड़ने की जरूरत होती। प्राइवेटाइजेशन के बाद, अब ये तो प्राइवेटाइजेशन अच्छा होता तो बात किया, अब होने के बाद क्या होगा। अगर प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या कोई प्राइवेट कंपनी अपने किसी कर्मचारी को महंगाई बढ़ने के साथ साथ सैलरी बढ़ाएगी? क्या कोई प्राइवेट कंपनी अपने किसी कर्मचारी को महंगाई बढ़ने के साथ साथ सैलरी बढ़ाएगी? क्या हो सकता है? क्या कोई प्राइवेट कंपनी वेतन सहित मेडिकल लीव एवं सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य लाभ देगी? क्या कोई प्राइवेट कंपनी हर साल वेतन वृद्धि करेगी या इंक्रीमेंट देगी? क्या कोई प्राइवेट कंपनी अपने कर्मचारियों को आपदा के समय वेतन देगी, कोरोना काल में घर बैठे लोगों को? क्या कोई प्राइवेट कंपनी अपने मृतक कर्मचारी के आश्रित को जॉब पर रखेगी? क्या कोई प्राइवेट कंपनी घाटे में जाने पर इतना व्यवसाय जारी रखेगी एवं अपने कर्मचारियों को वेतन देगी? ये प्राइवेटाइजेशन नहीं, देश को एवं देश के आम लोगों को गुलामी की ओर धकेलने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। आज बड़े इंडियन कैपिटलाइज यानी पूंजीपति देश के रिसोर्सेस खरीद सकते हैं, लेकिन यदि ये रिसोर्सेस और घाटे में गए तो विदेशियों को बेच देंगे और देश फिर से गुलाम हो जाएगा। यही सच्चाई है। यदि आज भी अंधभक्त नहीं जागें, बोलते ना कि जागो अंधभक्तों जागो, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद सबसे बड़ी लड़ाई अभी नहीं तो कभी नहीं, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। हमें प्राइवेटाइजेशन का विरोध करना है, नहीं तो आने वाले समय में जब पूरा देश बिक जाएगा तो बेरोजगारी कहाँ होगी। जो बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां चलाएंगे, तो ये लोग अपन बात करते हैं कि इनके चाहने वालों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार के जो युवा हैं ये बेरोजगार हो जाएंगे। ये लोग फिर दूसरे क्षेत्र अपनाएंगे। बहुत सारी चीज़ हो सकता है, ये कुछ भी गलत काम कर सकते हैं। तो लगातार ये प्राइवेटाइजेशन ही है जिसके कारण आज इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। आज देखिए ना, हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसान लोग कितने दिन से परेशान हैं, पर सरकार उनसे बात नहीं कर रही। कुछ तो बात होगी उस कानून में, सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है लेकिन उसको निरस्त करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ तो बात होगी। और इतने सारे किसान लोग अगर वहाँ दिल्ली में बैठ के हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। मध्य प्रदेश छोड़ो, हरियाणा बात करें और पंजाब बात करें, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान और देश के विभिन्न राज्यों के किसान,
जो जो लोग पढ़े लिखे हैं, उस कानून को समझ चुके हैं, वो लोग उस आंदोलन में शामिल है, और जिनको नहीं पता वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए भैया, पढ़े लिखे होने का मतलब भी बहुत कभी कभी फायदा देता है। इसलिए भले जीवन में कभी नौकरी नहीं मिले, हम मतलब कोई रोजगार, स्वरोजगार कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, लेकिन पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कम से कम हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों को तो जाने कि ये क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए अभी जितने जो भारत देश के जो युवा हैं, अपने हक अधिकारों की बात करें, मुद्दे की बात करें, और हमें वर्तमान में जो लोग रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनका सहयोग करना है, क्योंकि इनके साथ खड़ा रहना है, इनको हिम्मत देना है। नहीं तो कल में आपकी बारी हो सकती है, क्योंकि सरकार एक एक फील्ड को चुन चुन के निपटाने का काम कर रही है। हो सकता है कल आपकी बारी हो और कोई आपके साथ खड़ा ना हो। तो इसीलिए सभी लोगों को साथ देने की आवश्यकता है, तो मज़ा आएगा और हम जीतेंगे भी। तो आप लोगों के समक्ष मैंने बहुत अच्छी बातें रखा, और हमेशा मैं कुछ ना कुछ बातें रखता ही हूँ। तो सरकार जैसा बोलती है कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो आपको बचने के लिए उपाय भी बता रहा हूँ कि आप बढ़िया मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाएं, लेकिन मास्क पहन के जाएं, ज़रूरी काम है तो। फाइन से बचें, चालान से बचें, और अपना काम सावधानी के साथ सुचारू रूप से करें। आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जवाहर।